कहानी लंदन में आधी रात को शुरू होती है, जहां सोफी नाम की एक छोटी लड़की अपने अनाथालय के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने में व्यस्त है, क्योंकि वो जानती है कि यही वो समय है जब लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। जब सोफी ये सावधानियां बरत रही होती है और बाकी अनाथ बच्चे सो रहे होते हैं, तब शांत सड़कों पर एक बहुत बड़ा साया मंडराने लगता है। सोफी अपने बिस्तर पर जागते हुए एक किताब पढ़ रही होती है। अनाथालय की बिल्ली को बाहर कुछ अजीब लगता है और वो बालकनी की तरफ चली जाती है। सोफी बिल्ली के पीछे पीछे जाती है और देखती है कि नीचे सड़क पर एक बहुत ही विशाल आदमी खड़ा है। उस जायंट को एहसास हो जाता है कि छोटी लड़की ने उसे देख लिया है। बुरी तरह डरकर सोफी अपने कंबल के नीचे छिप जाती है, लेकिन वो जायंट बिल्डिंग के अंदर हाथ डालकर उसे कंबल के समेत उठा ले जाता है। उसे बड़े प्यार से संभालते हुए वो जायंट शहर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। वो कई सारी चालाकी भरी तरकीबों से लोगों की नजरों में आने से बच जाता है। शहर से बाहर निकलते ही वो अपनी लंबी टांगों से बड़े बड़े कदम भरते हुए पहाड़ों की तरफ दौड़ने लगता है। आखिरकार वो एक बहुत लंबी छलांग लगाता है और सीधे बादलों के पार चला जाता है। वे दोनों एक अनजान देश में पहुंचते हैं, जहां वो सोफी को अपने घर के अंदर ले जाता है। वो सोफी को उसके कंबल के साथ ऊपर लटका देता है और सूप के लिए सब्जियां काटने लगता है। सोफी मौका पाकर धीरे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे एक तेज आवाज हो जाती है, जिससे वो जायंट सतर्क हो जाता है। वो जायंट सोफी से बात करता है और उसे समझाता है कि बिना पंखों के वो यहाँ से भाग नहीं सकती। जब सोफी पूछती है कि वे कहाँ हैं, तो वो बताता है कि वे जायंट कंट्री में है। जैसे ही बाहर से दूसरे जायंट्स की आवाजें गूंजती है, सोफी उससे भीख मांगती है कि वो उसे नुकसान न पहुंचाए। वो जायंट मुस्कुराता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो कोई डरावना जीव नहीं है और किसी इंसान को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। सोफी बहस करती है कि वो वाकई में बहुत बेरहम है, क्योंकि वो उसे जबरदस्ती उठा लाया है। वो जवाब देता है कि उसे ऐसा करने पर बहुत बुरा लग रहा है, खासकर उसके मम्मी पापा के बारे में सोचकर। सोफी बताती है कि वो एक अनाथ है और उसके कोई माता पिता नहीं है। वो पूछती है कि क्या बाकी जायंट्स भी उसकी तरह अच्छे हैं, लेकिन वो उसे सावधान करता है कि वे बेहद क्रूर हैं और उसे बिना सोचे समझे नुकसान पहुंचा देंगे। वो ये भी बताता है कि दूसरों के मुकाबले वो बहुत छोटा है, क्योंकि बाकी तो सचमुच बेहद विशाल है। जब वो पूछती है कि वो उसे क्यों लाया, तो वो समझाता है कि ये जरूरी था, नहीं तो वो लोगों को उसके बारे में बता देती, जिससे वो पकड़ा जाता और उसे कैद कर लिया जाता। सोफी उसका राज छुपाने का वादा करती है और घर जाने की गुहार लगाती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि उसे अपनी बाकी की जिंदगी यहीं उसके साथ बितानी होगी। सोफी धमकी देती है कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो वो भाग जाएगी, लेकिन वो उसे चेतावनी देता है कि अकेले घर से बाहर निकलने पर उसे दूसरे जायंट्स पकड़ लेंगे। वो जायंट एक जार बाहर निकालता है, जिसमें एक चमकती नीली रोशनी घूम रही होती है, जिसे देखकर सोफी काफी उत्सुक हो जाती है। वो बताता है कि ये एक सपना है। हालांकि सोफी टोकती है कि सपने कोई ठोस चीज नहीं होते। वो जायंट उसकी किताब पढ़ना शुरू कर देता है और सोफी जल्द ही गहरी नींद में सो जाती है। जब वो सो रही होती है, तो वो जायंट अपने घर के एक गुप्त हिस्से में जाता है, जो चमकती और घूमती रोशनी वाले ढेरों जारों से भरा होता है। वो लाल रोशनी वाला एक जार उठाता है और उसे तैयार करने लगता है। सोफी की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसे पकड़ने वाला जायंट सो रहा है। मौके का फायदा उठाकर वो खुली खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो दौड़ती है, अचानक एक बहुत बड़ा जायंट उसके सामने आकर उसे दबोच लेता है। सोफी मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो अच्छा जायंट अपनी गुफा का दरवाजा बंद कर लेता है, क्योंकि वो खुद को इसे रोकने में लाचार महसूस करता है। वो विशाल जायंट उसे हवा में उछाल देता है और पकड़ लेता है। सोफी अचानक जाग जाती है और उसे एहसास होता है कि ये असल में एक सपना था, जो उस अच्छे जायंट ने उसे ये दिखाने के लिए दिया था कि सपने सचमुच अस्तित्व में होते हैं। अगली सुबह वो जायंट फ्रॉप्सकॉटल नाम का एक झागदार ड्रिंक पी रहा होता है और सोफी ध्यान देती है कि लिक्विड के बुलबुले ऊपर उठने के बजाय नीचे बैठ रहे हैं। जब वो इस बात की तरफ इशारा करती है, तो वो समझाता है कि ऊपर तैरने वाले बुलबुलों से बहुत गंदी डकारें आती है। सोफी कहती है कि नीचे बैठने वाले बुलबुले शायद और भी ज्यादा अजीब और बदबूदार तरीके से बाहर निकलते होंगे, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती। फिर वो अचानक एक जोरदार गैस छोड़ता है, जिससे वो रॉकेट की तरह जमीन से ऊपर उड़ जाता है। वो इस मजेदार एहसास का पूरा आनंद लेता है। उसी समय उन विशाल और क्रूर जायंट्स में से एक वहां पहुंच जाता है और वो भला जायंट सोफी को खतरे से बचाने के लिए झटपट छिपा देता है। सोफी एक बड़ी सी सब्जी के अंदर छिप जाती है और पकड़े जाने से बाल बाल बचती है, क्योंकि वो भला जायंट आने वाले मेहमान को यकीन दिला देता है कि उसे सब्जियों से सख्त नफरत है और वो केवल इंसानों को ही ढूंढता है। इसके बाद वो अच्छा जायंट सोफी को अपनी गुफा के अंदर ले जाता है और उसकी चीजें समेटने में मदद करता है। वो उसे कई सारे कपड़े देता है ताकि वो अपने लिए एक नया आउटफिट चुन सके। जब सोफी को मिली एक लाल जैकेट पहनती है, तो वो जायंट उसे एक अजीब और उदास चेहरे से देखने लगता है। सोफी उससे पूछती है कि क्या बात है, लेकिन वो चुप रहता है। वो उसे पेड़ के अंदर बने एक आरामदायक कमरे में रखता है और कहता है कि वो सपने पकड़ने के अपने काम पर बाहर जा रहा है। सोफी भी उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है। अकेले छूट जाने पर सोफी देखती है कि बोतल
बोतलों में बंद कुछ सपने अपना आकार लेने लगते हैं। वो उस अच्छे जायंट के साथ जाने की जिद पर अड़ी रहती है जब तक कि वो आखिरकार मान नहीं जाता। गुफा से बाहर कदम रखते ही उन्हें पास में ही सो रहे क्रूर जायंट्स मिलते हैं। जैसे ही वे चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, वे दानव जाग जाते हैं और उस अच्छे जायंट की टांग पकड़ लेते हैं। सोफी झटपट भागकर एक टूटी फूटी कार के अंदर छिप जाती है, जबकि वो गुस्सैल जायंट्स उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वे उसे एक खिलौने की गेंद की तरह इधर उधर उछालते और लाते मारते हैं। सोफी ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो अपना बचाव तक नहीं कर रहा है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और वे क्रूर जायंट्स छिपने के लिए इधर उधर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी से सख्त नफरत है। वो भला जायंट सोफी को अपने बैग में डालता है और वहां से भाग निकलता है। अनजाने में वो सोफी का कंबल वहीं छोड़ देता है, जिसे दूसरे जायंट सूंघ लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उसने किसी इंसान को छुपा रखा है। सोफी और वो जायंट आखिरकार एक जादुई जगह पर पहुंचते हैं, जिसे वो ड्रीम कंट्री कहता है। सोफी ध्यान देती है कि ऊपर के तारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। वो जायंट समझाता है कि जब आसमान साफ होता है तो उसके बड़े बड़े कान तारों से गूंजने वाले म्यूजिक को सुन सकते हैं। वो आगे कहता है कि वो जमीन के नीचे कीड़ों को बातें करते, पत्तों पर रेंगते कीड़ों, पौधों की आपस की बातचीत और दुनिया के हर छिपे हुए राज को सुन सकता है। सोफी पानी में एक विशाल पेड़ का परछाई देखती है और उसे एहसास होता है कि ये सपनों से भरा पड़ा है। वो जायंट बताता है कि किसी ने उसे एक बार बिग फ्रेंडली जायंट कहा था। वो पानी में कूद जाता है और दूसरी दुनिया में कदम रखता है। वो सोफी को भी आने का इशारा करता है और वो उसके पीछे चली जाती है। दोनों मिलकर उस पेड़ के सामने खड़े होते हैं जहाँ से सारे सपने पैदा होते हैं। वो बिग फ्रेंडली जायंट एक सुनहरे सपने को देखता है और बताता है कि ये बेहद दुर्लभ किस्म का है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सपना बार बार बच निकलता है। सोफी के पास आते ही वो सपना धीमा हो जाता है, जिससे वो कहता है कि ये सपना उसे पहचानता है। वो आगे कहता है कि जब वो इसे ध्यान से सुनता है तो उसे उसकी आवाज सुनाई देती है। वो उस सपने को एक जार में बंद कर देता है और उस पर सोफी के सपने का लेबल लगा देता है। सोफी सपने पकड़ने में उसकी मदद करती है जब तक कि उसे एक लाल रंग का सपना नहीं मिल जाता, जो कि एक डरावना सपना होता है। वो जायंट उस लाल सपने को पकड़ लेता है और समझाता है कि ये पछतावे का सपना है। ये लोगों को उनके किए गए बुरे काम दिखाता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। फिर वो जायंट सोफी को उस दुनिया से बाहर खींचता है और वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। चलते चलते सोफी तय करती है कि वो अब से उसे ओरियन कहकर बुलाएगी। सोफी और ओरियन लंदन पहुंचते हैं, जहां वो जायंट सो रहे लोगों को खुशियों वाले सपने भेजने के लिए अपने लंबे ट्रम्पेट का इस्तेमाल करता है। वो सोफी को उन खुशहाल सपनों के बारे में बताता है जो उसे बहुत प्यारे लगते हैं। वापसी के रास्ते में वे देखते हैं कि बाकी जायंट्स बच्चों को पकड़ने के लिए निकल रहे हैं। सोफी जिद करती है कि उन्हें इसे रोकने का कोई रास्ता खोजना होगा। बात करते करते उन्हें ये भी एहसास होता है कि सोफी का कंबल जायंट कंट्री में ही छूट गया था, जिससे ओरियन का चेहरा गंभीर हो जाता है। इसके बाद सोफी की आंख अनाथालय के बाहर खुलती है। ओरियन समझाता है कि क्योंकि उसका कंबल पीछे छूट गया था, इसलिए अब दूसरे जायंट्स को उसके बारे में पता चल चुका है, जिसका मतलब है कि वो अब उसके साथ सुरक्षित नहीं है। सोफी कहती है कि वे मिलकर दूसरों को रोक सकते हैं, लेकिन ओरियन उसे एक लड़के के बारे में बताता है जिसे वो कभी जायंट कंट्री लाया था। उस लड़के ने भी सोफी की तरह ही उसे देख लिया था, जिससे ओरियन को उसे अपने साथ लाना पड़ा। वो बताता है कि जो लाल जैकेट सोफी को मिली थी वो उसी लड़के की थी। आखिरकार दूसरे जायंट्स को उस बच्चे का पता चल गया और ओरियन उसे बचाने से पहले सुरक्षित घर नहीं पहुंचा सका। ओरियन कहता है कि वो सोफी के साथ ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएगा और उसके मना करने के बावजूद वहां से चला जाता है। सोफी अनाथालय की बालकनी पर बैठकर ओरियन से जोर से बात करती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके तेज कान उसकी आवाज सुन लेंगे। वो कहती है कि वो उसे अपने पास महसूस कर सकती है और उसे सामने आने पर मजबूर करने के लिए वो बालकनी से कूद जाती है। ओरियन उसे सुरक्षित पकड़ लेता है। वे दोनों जायंट कंट्री लौट आते हैं और दूसरे जायंट्स को हराने का प्लान बनाने लगते हैं। उसी पल वे दुश्मन जायंट्स आ जाते हैं और सोफी को ढूंढने के लिए पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वे ओरियन के सारे काम को बर्बाद कर देते हैं। सोफी पकड़े जाने से बाल बाल बचती है और ओरियन आखिरकार तय करता है कि अब बहुत हो गया। वो जलती हुई लोहे की रॉड से उन क्रूर जायंट्स को अपनी गुफा से खदेड़ देता है। इसी बीच सोफी उस छोटे कमरे में छिप जाती है जिसे ओरियन ने पहले वाले लड़के के लिए बनाया था। उसे क्वीन की एक तस्वीर दिखती है और वो एक प्लान बनाती है। वे क्वीन के लिए एक खास सपना तैयार करते हैं, जिसमें वे क्रूर जायंट्स को बच्चों को नुकसान पहुंचाते हुए और सेना को उन्हें रोकते हुए दिखाते हैं। उस सपने में सोफी और ओरियन भी शामिल होते हैं। उनका प्लान होता है कि इस सपने से जागने के बाद सोफी और ओरियन क्वीन से मिलेंगे, क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि वो उनकी बात को समझेंगी। वे महल जाते हैं और सोती हुई क्वीन की तरफ उस सपने को उड़ा देते हैं। क्वीन जागती है और अपनी असिस्टेंट को उस सपने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि देश भर से सचमुच बच्चे गायब हो रहे हैं। जैसे ही असिस्टेंट पर्दा बंद करने जाती है, उसे वहाँ सोफी खड़ी मिलती है और क्वीन उसे सपने से पहचान लेती है। सोफी पूरी बात समझाती है और क्वीन
लेकिन उस पर भरोसा कर लेती है क्योंकि उन्होंने अभी अभी सपने में यही देखा था। फिर सोफी ओरियन को क्वीन से मिलवाती है जो शालीनता से लेकिन थोड़े अजीब अंदाज में उसका स्वागत करती है। इसके बाद क्वीन ओरियन के लिए लंच का इंतजाम करने के साथ साथ अपने जनरल्स को जायंट्स के खतरे के बारे में आगाह करती है। अपने विशाल आकार और आदतों की वजह से उसका लंच एक अजीब और बेहद मजेदार वाकया बन जाता है। ओरियन अपना फ्रॉप्सकॉटल क्वीन उनके नौकरों और जनरल्स के साथ भी शेयर करता है जिससे उन सभी को भयानक गैस हो जाती है। बाद में ओरियन रॉयल आर्मी का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें जायंट कंट्री ले जाता है। वो उन दुश्मन जायंट्स के लिए पछतावे का सपना तैयार करता है ताकि जब वे जागे तो उन्हें ग्लानि महसूस हो और उन्हें पकड़ना आसान हो जाए। सोफी और ओरियन एक साथ बैठकर उसके सुनहरे सपने के बारे में बात करते हैं। सोफी पूछती है कि ये सपना क्या दिखाता है तो ओरियन समझाता है कि ये उसकी एक नॉर्मल जिंदगी जीने का सपना है। वो उसे बताता है कि उसे वो जिंदगी मिलेगी लेकिन यहाँ जायंट कंट्री में नहीं, उसे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। जब सोफी पूछती है कि क्या वो अभी भी उसकी पुकार सुन पाएगा तो वो जवाब में बस अपने बड़े कानों की तरफ इशारा करता है। जब सोए हुए जायंट्स की तरफ सपना फूंकने का समय आता है तो ओरियन को याद आता है कि वो अपना ट्रम्पेट लंदन में ही भूल आया है। जब उसका ध्यान भटका होता है सोफी चुपके से जार उठाती है और सीधे सोते हुए जायंट्स के बीच चली जाती है। वो उसे खोलने ही वाली होती है कि जायंट्स में से एक जाग जाता है। सोफी किसी तरह जार को तोड़ने में कामयाब रहती है जिससे बाकी जायंट्स को वो पछतावे वाला सपना मिल जाता है। लेकिन पहला जायंट जागता रहता है और उस पर कोई असर नहीं होता। वो सोफी पर हमला करने ही वाला होता है कि ओरियन उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है। वो दुश्मन जायंट ओरियन को मुक्का मारने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी रॉयल आर्मी वहां पहुंचकर उसे काबू कर लेती है। सेना सभी क्रूर जायंट्स को पकड़कर बांध देती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है जिससे जायंट कंट्री को उनके खतरे से मुक्ति मिल जाती है। उन दुश्मन जायंट्स को एक सुनसान आइलैंड पर भेज दिया जाता है जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी पूरी जिंदगी के लिए उन्हें खाने में सिर्फ सब्जियां दी जाती है। वे इस डाइट से बेहद नाखुश होते हैं। इसके तुरंत बाद सोफी क्वीन के महल में जागती है जहाँ उसकी असिस्टेंट उसका स्वागत करती है। दूसरी तरफ ओरियन के पास पूरी जायंट कंट्री अकेली बचती है। वो अपना समय सब्जियों का बगीचा उगाने और अपने अनुभवों के बारे में एक किताब लिखने में बिताता है। महल में वापस आकर सोफी हवा में धीरे से कहती है गुड मॉर्निंग ओरियन। उसे पूरा भरोसा है कि वो उसे कहीं से भी सुन सकता है और कहानी के खत्म होते ही वो सचमुच उसकी आवाज सुन लेता है। Please like and subscribe.